और जी स्वागत है मेरे इस चैनल में। और इसमें हम बस देखेंगे पॉलिटी से रिलेटेड सारी चीज़ें। ये बस सिर्फ पॉलिटी से रिलेटेड ही चैनल है। और इसमें जितना भी पॉलिटी का होगा, कोई सा भी पॉलिटी का छोटे से बड़ा सवाल, कैसा भी सवाल हो, सब इसी में किया जाएगा। लक्ष्मीकांत हो, एमए का हो, बीए का हो, स्कूल का हो, एनसीईआरटी हो, सब पॉलिटी से जितना भी है सारा इसमें होगा। तो ये चैनल सिर्फ पॉलिटी के लिए है, इंडियन पॉलिटी के लिए। तो आप जुड़ना। और आज से पहला है क्लास, हम ये पहली क्लास है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान का संशोधन। अब आप पूछोगे भाई पहली दूसरा चैप्टर कहाँ गया, तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊँगा। मैं बस उनको पढ़ाऊँ क्योंकि वो बहुत सारा सबने पढ़ा हुआ है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट वगैरह वगैरह, पक जाते हैं उसे पढ़ पढ़ के। तो पहले ऐसा टॉपिक मैंने लिया है जो थोड़ा सा ना थोड़ा एनर्जेटिक हो और हमें पकड़ में ना आसानी हो। तो हमारा पता चलता रहे हाँ भाई ये कुछ चीज़ है जो हम पढ़ रहे हैं। और इसमें से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, उसमें इतने सारा रटना पड़ेगा, फिर भूल भी जाते हैं, तो वो एंड में करेंगे। पहले इसे करेंगे संविधान का संशोधन और उसके बाद दूसरी चीज़ें करेंगे। तो इसके बाद जब ये हो जाएगा तो मैं क्वेश्चंस भी लेकर के आऊँगा। एंड और जो प्री के जो क्वेश्चंस होते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह, उसको भी लेकर के आऊँगा। वो सब पॉलिटी का होगा। तो इस पूरे चैनल पर सिर्फ पॉलिटी का ही चलेगा। तो अगर किसी की पॉलिटी वीक है या किसी की पॉलिटी ज़्यादा अच्छी भी है और तो वो भी मेरा साथ दे सकता है, वो मुझे बता सकता है। तो वैसे तो मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है और एमफिल भी किया था पहले जब थी। तो चलिए शुरू करते हैं अब भारत का संविधान, और इसमें देखेंगे संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है। किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। तो पहली चीज़ हमें ये सीखा कि ये हमारा लिखित संविधान है। ठीक है। हमें सबको पता है कि हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है, और इसमें वो जो परिस्थितियाँ होती हैं और आवश्यकताएं होती हैं उसके अनुरूप इसे हम संशोधित कर सकते हैं, यानी इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान अथवा अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। दूसरा हमने ये सीखा कि जो संशोधन प्रक्रिया है, तो ब्रिटेन की संशोधन प्रक्रिया क्या है, आसान है, थोड़ी सी कंपैरिजन में आसान है। और अमेरिका की क्या है, अमेरिका की थोड़ी कठिन सी है। तो हमने ना बीच का रास्ता अपनाया है, हमारे ज़्यादा ना कठिन है ना ही ज़्यादा आसान है। यानी ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि बस ले दे करके थोड़ा सा कुछ हुआ और अमेंडमेंट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई इसे कुछ चीज़ ऐसी अमेंडमेंट ज़रूरी हो और उसके लिए आप कानून ही पास करते जा रहे हो, मीटिंग बिठा रहे हो, सेशन ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी चीज़ भी नहीं है। तो हो सकता है बीच का मध्यम मार्ग अपनाया महात्मा बुद्ध की तरह। दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान ना तो लचीला है ना कठोर, यद्यपि यह दोनों का सम्मिश्रण है। ये सम्मिश्रण है, मिक्सचर है ये। अब संविधान के भाग 10 में 20 में सॉरी, भाग 10 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। कौन सा भाग हो गया, 368। तो आपको ध्यान रखना है 368 है, और भाग क्या है 20, भाग 20 के 368 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 368, बच्चे बच्चे को याद रहता है जो भी पॉलिटी पढ़ता है। 368, तो संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई। यहाँ पर एक और चीज़ समझना है, यहाँ पे संसद लिखा हुआ है सिर्फ, विधान परिषद नहीं लिखा हुआ है। तो राज्य की जो विधान परिषद होती है वो नहीं कर सकती संशोधन, बस संसद ही कर सकती है। यह प्रावधान करता है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन, किसी उपबंध यानी पूरे संविधान में किसी भी चीज़ का परिवर्धन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, या निरसन यानी उसे हटा सकती है, इसमें के रूप में संशोधन कर सकती है। तो संशोधन तीन तरीके से होता है। संशोधन तो एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं, परिवर्धन, परिवर्तन और निरसन। ठीक है, निरसन। तो तीन चीज़ें के हिसाब से वो इसमें संशोधन कर सकती है। और कौन कर सकती है, ये हमारी संसद। हालांकि संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती, ठीक है, उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हों। और ये भी बहुत बड़े बड़े विवाद थे, जब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ऐसे कौन सी चीज़ें जो संबंध नहीं कर सकती, और वो जिस चीज़ को नहीं कर सकती संशोधित, वो क्या है, मूल ढांचा। मूल ढांचा, जैसे कि अगर आपका एक घर है, आप उसको रेनोवेट करवाना चाह रहे हो, और वो घर है 100 साल पुराना, ठीक है, रेनोवेट करवाना चाह रहे हो, तो रेनोवेट का मतलब क्या हुआ, ऊपर ऊपर मसाला वसाला लगा दो, पेंट वगैरह कर दो, टूट फूट है उसे सही कर दो। अब रेनोवेट का मतलब ये थोड़ना है कि आप उस घर को पूरा तोड़ दो 100 साल पुराने को और फिर से दूसरा बनाओ, फिर तो रिनोवेशन नहीं होगा ना। तो यही मूल ढांचा होता है कि भाई उस घर को तोड़ना नहीं है, हमें उसमें मरम्मत करनी है बस। तो यही चीज़ है कि संसद को यह अधिकार है कि भाई उसमें मरम्मत कर सकती है, लेकिन उसको पूरा तरह से तोड़ नहीं सकती या दूसरा नहीं बना सकती उसके ऊपर। तो यही चीज़ है, मैंने सिंपल भाषा में समझा दिया आपको।
और यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा जो व्यवस्था दी है मूल ढांचे वाली, मूल ढांचा व्यवस्था जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले में दी गई थी। केशवानंद भारती मामले में दी गई थी, ये एनसीईआरटी में भी है, केशवानंद भारती मामले। तो ध्यान रख लेना, यहाँ पर आपने क्या क्या चीज़ सीख ली आज। पहले तो हमारा संविधान जो है लिखित है, ठीक है। दूसरा, आपने दूसरे अमेरिका के भी सीखी कि अमेरिका में जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो बहुत कठिन है। ब्रिटेन में देखिए वो बहुत आसान है। और ये देखा कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। और भारत का संविधान ना तो ज़्यादा कठोर है और ना ही लचीला है। फिर इसके जो प्रावधान है संविधान के वो है भाग 20, और उसमें भी अनुच्छेद 368, उसमें संसद को ही दिया गया है, विधान परिषद को नहीं दिया गया है। और संशोधन 3 तरीके से कर सकती है, किसी भी उपबंध का परिवर्तन और निरसन, ठीक है। किसी भी उपबंध का परिवर्तन करके और निरसन करके। और कुछ चीज़ों में ये नहीं कर सकती संशोधन, वो कौन सा है, वो है मूल ढांचा। मूल ढांचे में नहीं कर सकती, जैसे कि मैंने घर की चीज़ें आपको बताई। और ये मूल ढांचा किस में दिया गया था, केशवानंद भारती मामले में दिया गया था। अब हम आगे देखते हैं संशोधन प्रक्रिया। संशोधन प्रक्रिया, तो अनुच्छेद 368 याद रख लेना किस चीज़ से संबंधित है। इस अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीकों से उल्लेख किया गया है। तो प्रक्रिया को उल्लेख किया गया है, इसमें ध्यान देना कि संशोधन जो 368 है, 368 है आर्टिकल, उसमें क्या दिया गया है, संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है कि किस तरीके से होगा। तो पहले प्रक्रिया क्या है, संविधान के संशोधन का आरंभ। सबसे पहले आरंभ कहाँ से होगा, शुरुआत होती है ना किसी चीज़ की, वो आरंभ होगा संसद के किसी सदन में। इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा, राज्य विधानमंडल में नहीं। यही बात है जो मैंने आपको पहले बता दी थी, राज्य विधानमंडल में नहीं होगा, होगा तो बस किसमें, संसद में। और संसद में दो चीज़ें आती हैं, लोकसभा आता है और विधानसभा कह रहा हूँ मैं, लोकसभा आता है, राज्यसभा आता है और राष्ट्रपति आते हैं। तो ये दोनों आते हैं, तीनों आते हैं। लेकिन अब जो वो सदन होंगे तो दोनों सदनों में से किसी में भी इस विधेयक को पुनः स्थापित करके किया जा सकता है, राज्य विधानमंडल में नहीं किया जा सकता। अब संसद के नाम से ध्यान रख लेना, ये फिर कहीं आपसे क्वेश्चन आ जाए कि संसद के बदले वो बोल दे कि लोकसभा में ही किया जा सकता है या फिर राज्यसभा में किया जा सकता है, तो दोनों ही सही होंगे। अगर लोकसभा आया तो भी, राज्यसभा आया तो भी। लेकिन अगर ऐसा बोला कि लोकसभा में ही किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता, तो गलत हो जाएगा। तो अब दूसरा देखते हैं, विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा, किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य, ठीक है, द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। दूसरा चीज़ क्या देखा आपने कि सरकार तो पहले तो आरंभ संसद में होता है, और वो कौन कौन कर सकता है, कोई मंत्री भी कर सकता है, और कोई मंत्री नहीं है जो सरकार का सदस्य नहीं है तो गैर सरकारी सदस्य है वो भी कर सकता है, ठीक है। और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। समझे, विधेयक को अगर आप संविधान संशोधन विधेयक ला रहे हो तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। अब थर्ड है, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। कौन सा है, दोनों सदनों में। यहाँ भाषा पर ध्यान देना, दोनों सदनों में। एक में ही काम से नहीं, एक से ही काम नहीं चलेगा, आपको दोनों में ही पास कराना पड़ेगा और विशेष बहुमत से करना पड़ेगा। और विशेष बहुमत क्या होता है, यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। यही है विशेष बहुमत, इसको रट लेना। विशेष बहुमत बहुत बार आपको पागल कर देगा, ये विशेष बहुमत होता क्या है। तो विशेष बहुमत से प्रश्न भी आ सकता है, विशेष बहुमत एक बार तो आया भी हुआ है ये, ठीक है। तो विशेष बहुमत क्या होता है, यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या, जो भी सदस्य संख्या होती है उसके आधार पर सदन में उपस्थित सदस्य जितने भी उपस्थित हैं उसका 2/3 होता है, ठीक है। उसका 2/3 बहुमत होता है ये विशेष बहुमत। अब फोर्थ है आपका कि प्रत्येक सदन में विधेयक, प्रत्येक सदन यानी दोनों सदन होते हैं, दोनों सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। यानी दोनों में ही विधेयक अलग अलग अनिवार्य है। क्या कह रहा हूँ मैं, अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। ये नहीं है कि एक में हो गई या राज्यसभा में हो गया या लोकसभा में हो गया बस कंट खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा, दोनों में कराना होगा। और दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर, जब असहमति अगर हो जाती है तो क्या होगा, असहमति होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। समझे, संयुक्त बैठक यहाँ पर नहीं होती। संविधान संशोधन जब विधेयक पारित होता है और जब दोनों में टकराव हो जाता है तो यहाँ पे कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है। फिर पांचवा है, यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन
किसकी व्यवस्था, संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। अब यहाँ पर शब्दों पर ध्यान देना। अगर विधेयक किससे संबंधित होगा, संघीय व्यवस्था से संबंधित होगा। और संघीय व्यवस्था तभी बनती है जब उसमें राज्य और केंद्र दोनों आते हैं। तो इसमें क्या होगा, आधे राज्य। अब आधे राज्य कोई से भी हो सकते हैं। हमारे बताना आप कितने राज्य हैं और उनका आधा कितना होगा। तो आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य, अब यहाँ पर है सामान्य बहुमत। अभी हमने देखा संसद में कौन सा होता है, विशेष बहुमत। लेकिन जब राज्यों की बात आती है तो राज्य को आ जाता है विशेष बहुमत नहीं होता। राज्यों की बात आ जाती है तो सामान्य बहुमत होता है। तो यहाँ से सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए और यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो। ठीक है, ये नॉर्मल सा ही है कि सदन में जितने भी उपस्थित होंगे उसके हिसाब से होगा, सामान्य बहुमत से। अब नेक्स्ट है, सदन के दोनों सदनों से पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद, दोनों सदनों से पारित हो गया। फिर अगर वो संघीय व्यवस्था से संबंधित है, अभी देखा हमने, तो वो राज्य विधानमंडलों से भी पास होगा। तो इसलिए दोनों की बात कर रहा है। अगर नहीं है संघीय व्यवस्था से तो दोनों सदनों वाला होगा। तो राज्य विधानमंडल की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। और सबसे ऊपर आ जाते हैं राष्ट्रपति साहब, जो कि अपने हस्ताक्षर करते हैं, मोहर लगाते हैं, जब भी वो विधेयक कानून बनता है। ठीक है, तो उनके सहमति के लिए भेजा जाता है। अब राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, देंगे समझे, वो देंगे, मना नहीं कर सकते। तो वे ना तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। वो नहीं कर सकते, ऐसा उनके पास कोई पावर नहीं है। तो वो देंगे। ठीक है, ये जो लाइन है ना संविधान में लिखी हुई है कि राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, वो मना नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति जब सहमति दे देते हैं तो विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, संविधान संशोधन अधिनियम। और ये क्या बोला जाता है, संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाएगा और ये समावेश इसका हो गया। अब देखते हैं हम संशोधनों के प्रकार। अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। दो प्रकार के संशोधन, कितने प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था है यहाँ पर, दो प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। ये कौन से हैं, पहला संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुति द्वारा। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया है संसद के विशेष बहुमत द्वारा, जो भी हमने देखा था विशेष बहुमत, और दूसरा है आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से। ठीक है, तो पहले संसद के द्वारा विशेष बहुमत, अगर वो संघीय व्यवस्था से है तो आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत से। ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। और यहाँ पर ध्यान देना, ये आर्टिकल 368 के तहत ये बस ये दो ही प्रक्रिया हैं। आर्टिकल 368 के तहत बोले जा रहा है यहाँ पर, ना कि संविधान के तहत। संविधान के तहत तो 3 प्रकार से होता है, ध्यान से समझना। संविधान के अनुसार 3 प्रकार से संशोधन है, लेकिन आर्टिकल 368 के अनुसार सिर्फ 2 प्रकार से संशोधन है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अब आगे चलते हैं। लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद ऐसे हैं कि संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें संसद का सिर्फ साधारण बहुमत से ही उसमें संशोधन किया जा सकता है, और यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान यानी साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा होता है। साधारण बहुमत कौन सा होता है, बस सदन में जो प्रत्येक सदन में जो उपस्थित होते हैं और उसका मतदान। तो ये कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं। तो ऐसे अनुच्छेदों को, है ना, ये संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते हैं। समझे, तो पहला तो ये हो गया, दूसरा हो गया, और यहाँ पर 3। तो जो तीसरा वाला है वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता, समझ लेना इसे। तो अनुच्छेद 368 के साथ तहत बस 2 ही आते हैं, एक तो संसद वाला विशेष बहुमत से और आधे राज्यों के साधारण बहुमत से। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के साधारण बहुमत से, तो आर्टिकल 368 के तहत नहीं आएगा। अब देखते हैं, ये संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते। अब इस तरह संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। ठीक है, 3 प्रकार से होता है संविधान संशोधन, तो 3 प्रकार से होता है। यहाँ पे बातों पे ध्यान देना, संविधान संशोधन 3 प्रकार से है, लेकिन अगर संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के अनुसार बोला जा रहा है तो 2 प्रकार से है। अब तो शायद समझ में आ गया होगा।
हाँ, अभी भी समझ में नहीं आया तो भाई मेरे से ऑफलाइन क्लास ले लो, मैं बच्चों को समझाता हूँ, उन्हें तो समझ में आ जाता है। तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, यही जो तीसरा वाला पड़ा था ये पहले पे ध्यान डाल दिया। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। और तीसरा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। ठीक है, ये हो गया आपका। तो पहला हो गया साधारण बहुमत संसद का, दूसरा संसद का विशेष बहुमत, और तीसरा आधे राज्य का। अब यहाँ पर कुछ रटने वाली चीज़ें हैं आपको, समझने वाली भी और रटने वाली भी दोनों। तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा, ये पहला है, संसद के साधारण बहुमत द्वारा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर आपका ये दूसरा आता है, अगर आपके पास किताब है तो उसमें भी ऐसे ही नंबर डाल लो, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। ठीक है, पहला हो गया संसद के साधारण बहुमत द्वारा, फिर विशेष बहुमत द्वारा, और फिर आपका है तीसरा संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति द्वारा। ये तीन हो गए। अब तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा किस में आता है। पहला जो संसद के साधारण बहुमत में है, जो आर्टिकल 368 के तहत शामिल नहीं है। तो अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। ठीक है, इन व्यवस्थाओं में शामिल है क्या क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या गठन। अगर कोई नए राज्य आ रहा है तो इसका साधारण बहुमत से हो जाएगा। सिंपल सा खुद है ना, इस पर कॉमन सेंस लगाओ कि अगर भाई पूरा भारत में कुछ मिलना चाह रहा है, नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है, तो इसमें इतनी कठोर विधायी प्रक्रिया थोड़ी ना अपनाई जाएगी। सब फटाफट फटाफट उसे ले लिया जाएगा। जमीन तो है ही, जमीन के लिए तो वैसी लड़ाई होती रहती है। तो इसलिए नए राज्यों का जो प्रवेश हो रहा होगा या गठन हो रहा होगा, बड़ी जल्दी उसको कर लेंगे। अब नए राज्यों का निर्माण, फिर से राज्यों का निर्माण आ गया, उसके क्षेत्र सीमा और संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन। अब नामों पर परिवर्तन के लिए तो भाई दंगे हो जाते हैं राज्यों में। तो ऐसे इस मुद्दे को तो अगर आप ज़्यादा देर तक संभाल के रखोगे तो और पता नहीं क्या हो जाएगा भारत के अंदर। तो इसलिए ये साधारण बहुमत से हो जाते हैं। सरकार को भी चाहिए होता है भाई जल्दी फटाफट करके इसे ख़त्म करो। फिर नेक्स्ट है राज्य विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति। ये भी साधारण बहुमत से हो जाता है, क्योंकि ये भी विधान परिषद हो रहा है ना, कानून का निर्माण करना है इनको, तो अब इसमें देरी थोड़ा ना करनी पड़ेगी। तो ये सब कॉमन सेंस वाले हैं जो आप देख रहे हो, तीनों तो वैसे ही हैं। नेक्स्ट बताते हैं दूसरी अनुसूची। ठीक है, दूसरी अनुसूची, इसमें कौन कौन सा आ जाता है दूसरी अनुसूची में, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि के लिए परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार। सबके सब ये आ जाते हैं, परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार। बस इन्हीं चीज़ों में अगर होगा तो ये रुपए से संबंधित है, तो इनको भी रुपए बड़ी जल्दी देने, विशेषाधिकार वगैरह, तो ये भी दूसरी अनुसूची में। बस आपको यह ध्यान रखना है कि दूसरी अनुसूची में आता है, और ये परिलब्धि, भत्ते और विशेषाधिकार के बारे में बात हो रही है। अब संसद में गणपूर्ति, गणपूर्ति आपको पता ही होगा, जितने सदस्य होते हैं जिस काम को करने के लिए उसे गणपूर्ति कहा जाता है। अगर उससे कम होंगे तो काम ही नहीं हो पाएगा। तो ये गणपूर्ति होती है, और इसके लिए भी थोड़ा ना ये कठोर प्रक्रिया अपनाई जाएगी, साधारण बहुमत से हो जाएगा। फिर संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते, फिर से पैसे वाली बात आ गई। वेतन भत्ते के लिए कोई थोड़ी ना इतना वेट करेगा कि भाई पहले इधर जाओ उधर जाओ, 2/3 बहुमत लेकर के आओ। सिंपल सा, ये भी इसे ना कॉमन सेंस से समझोगे तो दिक्कत नहीं होगी। ये समझो कि भाई वेतन भत्ते हैं, इसके लिए तो जल्दी करनी पड़ेगी। गणपूर्ति काम नहीं हो पाएगा अगर ज़्यादा अटकेगा तो। और परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार, ये भी आपके उस जल्दी से होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सेवन्थ, संसद में प्रक्रिया नियम। जो संसद, अब देखो संसद कानून बनाती है, अब इसके जो प्रक्रिया नियम है अब उनमें संशोधन करना है उसमें। फिर दोनों सदनों पे गए, फिर राष्ट्रपति के पास गए, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से ये भी साधारण नियम से ही हो जाते हैं। फिर है संसद, इसके सदस्यों और इसकी समितियों का विशेषाधिकार। जब भी विशेषाधिकार आ जाता है तो आपने तो देखा ही होगा, न्यूज़ में आता रहता है विशेषाधिकार कितने वो रहते हैं सदस्य जो होते हैं ना अपने विशेषाधिकारों को लेकर के। तो इन विशेषाधिकार, अगर इनको विशेषाधिकारों में परिवर्तित नहीं करा और या फिर ज़्यादा लंबा प्रोसेस चल गया तो ये तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। फिर संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग के लिए भी आपको कि अगर संशोधन करना है तो ये भी साधारण बहुमत से हो जाएगा। अब नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालयों में अवर न्यायाधीशों की संख्या। फिर जो अवर न्यायाधीश, अवर न्यायाधीश तो होते ही हैं एड हॉक जो जज होंगे, क्योंकि उनमें जब अगर इसमें भी अगर आप पेचीदगी लेकर के आ जाओगे तो भाई न्याय कैसे मिल पाएगा लोगों को। तो इसलिए जो अवर न्यायाधीश हैं उसकी संख्या है यहाँ पर। जो मेन मुख्य न्यायाधीश है उसके बारे में बात नहीं कर रही है, अवर न्यायाधीश जो एड हॉक होते हैं, जो जब काम ज़्यादा बढ़ जाता है, दबाव बढ़ता है, तो उनको लाने के लिए आपको अब वैसी पेचीदगी वाली थोड़ी ना अपनाओगे, विशेष बहुमत वाला सिंपल सा अपनाओगे। तो ये अवर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उच्चतम न्यायालय में इसी से किया जाएगा। अब उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना, इसके न्याय क्षेत्र को महत्व प्रदान, ये भी हमारे उससे संबंधित है, न्याय व्यवस्था से। अगर इसमें भी देरी करेंगे तो न्याय नहीं मिल पाएगा।
फिर राजभाषा का प्रयोग। अब हमारे संविधान में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए ना प्रावधान किए गए हैं, इसलिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग और राजभाषा के प्रयोग में साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे सरकार को लगेगा कि भाई अब है ना राजभाषा का प्रयोग ही होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा को हटा दो, मतलब हिंदी भाषा का प्रयोग करो राजभाषा में, तो इसलिए वो साधारण बहुमत से कर सकती है। इसके लिए कोई पेचीदगी वाला प्रोसेस नहीं लाना। फिर नेक्स्ट नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति। नागरिकता में आपने देखा होगा बड़ी जल्दी परिवर्तन वगैरह हो जाते हैं, तो यही चीज़। अब कोई जैसे किसी ने किसी नेता का मर्डर वगैरह कर दिया, उसको फिर नागरिकता से हटा देंगे, तो उसके लिए जो संशोधन करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी ना करेंगे कि भाई पहले दोनों सदनों में जाओ, विशेष बहुमत में बिठाओ, ये करो वो करो। साधारण से करो और भगाओ उसे, ये इस तरीके से काम करेगा। फिर नेक्स्ट है संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन। अब निर्वाचन भी हमारे देश की व्यवस्था से संबंधित है, पॉलिटी के लिए निर्वाचन होना जरूरी है, तो ये भी साधारण बहुमत से होना जरूरी है। फिर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, ये भी समझ में ये आ रहा होगा आपको, पुनर्निर्धारण है दोबारा से उसका निर्धारण करना कि कितना निर्वाचन क्षेत्र कैसे होता है। फिर केंद्र शासित प्रदेश, और ये तो खुद ही सरकार के अंडर आते हैं, तो इसी में अगर पेचीदगियाँ लेकर के आ जाएंगे कि ये उसको कैसे शासन वगैरह लेकर के आना है, तो और पर समस्या खड़ी हो जाएंगी। तो ये सब कॉमन सेंस वाले हैं, ये सब ऐसे हैं जो ज़्यादा ऐसे महत्वपूर्ण हैं, जिसमें अगर आप ज़्यादा बहुमत विशेष बहुमत लेकर के आओगे तो हमारा शायद सिक्योरिटी वगैरह खतरे में आ जाए। अब नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची। तो हमने अभी दूसरी अनुसूची देखा, फिर पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची। ये अनुसूची याद कर लेना, पूछा जाता है कि किस किस अनुसूची में कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत आएगा। तो दूसरी अनुसूची में जो आएगा वो साधारण बहुमत से होता है, संसद के साधारण बहुमत, और इसी के साथ पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची में भी। और पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? एसटी और एसटी से संबंधित है। मतलब अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति को प्रशासन से संबंधित है, और छठी अनुसूची है जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब नेक्स्ट है आपका संसद के विशेष बहुमत। यहाँ से आता है अपना काम। संसद के विशेष बहुमत द्वारा संविधान के ज़्यादातर उपबंधों का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है। तो ज़्यादातर जो उपबंध होते हैं उसका संशोधन कैसे किया जाता है? विशेष बहुमत से किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत। ये हमने देख ही लिया था विशेष बहुमत से क्या तात्पर्य हमारा। मैंने बोला था ना, इसे याद कर लेना एक बार, नहीं तो बहुत परेशान करेगा, ये कीड़े की तरह काटता रहेगा विशेष बहुमत विशेष बहुमत। तो इसे ध्यान रख लो भाई, प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, और पहले तो कुल सदस्यों का बहुमत, और उसके बाद क्या है? प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 का बहुमत। अब कुल सदस्यता अभिव्यक्ति का अर्थ सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है। जो कुल सदस्यता है उसका मतलब क्या है कि सदस्य के सदन के सदस्यों का कुल संख्या से है, फिर चाहे इसकी रिक्तियां और या अनुपस्थिति हो, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस ये देखना है हमें कि भाई सदन में सदस्यों की संख्या कुल कितनी है। इस पर शब्दों में विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के तीसरे पठन चरण पर केवल मतदान के लिए आवश्यक होती है। ये जो हम पास करते हैं, कोई विधेयक पास किया जाता है तो उसके बहुत सारे चरण होते हैं, तो इसमें ये तीसरा चरण होता है ये, ठीक है। तीसरा जब हम पढ़ेंगे आगे तो उसमें देखेंगे सारी चीज़ें, संसद पढ़ेंगे तो जो विशेष बहुमत की जो आवश्यकता होती है वो कब की जाती है? बस तीसरे पठन चरण में केवल मतदान के लिए आवश्यक होता है कि मतदान कर दो भाई, ठीक है। और यही तो बहुत मेन है, मतदान करेंगे जब तो पास होगा। परंतु पूर्ण बचाव के लिए विधेयक की सभी आवश्यक अवस्थाओं के संबंध में सभा के नियमों में विशेष बहुमत की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि वैसे तो विशेष बहुमत की कब होता है? जब तीसरा पठन चरण होगा, लेकिन जब आप संविधान संशोधन विधेयक रखते हो ना, इसमें हर चरण में सभी अवस्थाओं में ही क्या रखा जाएगा? विशेष बहुमत चाहिए, ठीक है। वैसे कौन से में चाहिए होता है? तीसरे में, लेकिन जब विधेयक लाया जाता है संविधान संशोधन विधेयक, तो उसमें पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, जितने भी होते हैं सभी में विशेष बहुमत चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो, उसकी विधेयक पूर्ण बचाव किया जा सके विधेयक का, यानी जो आप चेंज ला रहे हो वो अच्छे से हो सके, तभी तो वो कहलब होगा। तो इसलिए विशेष बहुमत की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है। इस तरह की संशोधन व्यवस्था में शामिल है, इसमें कौन कौन सा है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबंधित नहीं है। तो ये ध्यान रख लेना कौन कौन से ऐसे उपबंध है। तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और वे सभी उपबंध जो प्रथम और तृतीय श्रेणियों से संबंध नहीं है। प्रथम और तृतीय मतलब ये जो पहला जो हमने तीसरा वाला ये रहा, और जो पहला हमने ये देखा ये वाला संसद के साधारण बहुमत पहला, और तीसरा है विशेष बहुमत राज्यों की स्वीकृति, ये इससे संबंधित नहीं है, तो सारे दूसरे से संबंधित हो जाएंगी। सिंपल सा मैथ है। अब देखते हैं विशेष बहुमत, संसद का विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति द्वारा। नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद
कि विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। समझ आया कुछ? संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है और इसके लिए यह आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उसकी मंजूरी मिली हो। सिंपल सा जो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, जो शुरू में करा था वही लिखा हुआ है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि वो भी जो संघीय ढांचे से संबंधित जो परिवर्तन है वो कैसे हो सकते हैं, विशेष बहुमत से हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है उनको, किसका साथ चाहिए? आधे राज्य विधानमंडलों का साथ चाहिए, और वो भी कैसे बहुमत से? साधारण बहुमत से। यदि एक एक कुछ या बचे राज्य विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बोल रहा है बस आधे राज्य। तो अगर समझ लो 100 राज्य हैं और उसमें से 50 राज्य इस पे पास कर देते हैं, तो जो 50 राज्य बचे ना, वो चाहे बोले ना बोले उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुमत मिल गया आपको। तो ये आधे राज्यों ने संस्कृति देते हैं तो औपचारिक पूरी हो जाती है। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अब ये जो लाइन है ना, इसे ध्यान रख लेना, विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, यही चीज़ जो होती है वो यूपीएससी में स्टेटमेंट बना करके पूछा जाता है कि वो पूछ लेगा आपको सारा कुछ पता है, फिर एंड की लाइन ही पूछ लेगा विधेयक की स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अब जो नहीं आ जाता है तो ऐसा लगता है नेगेटिव है, अरे नहीं ये तो होगा, समय सीमा होगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि संघीय ढांचे से संबंधित है इसलिए ना यहाँ पर इसके लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है ताकि वो सोच विचार कर सके। वैसे लॉजिकली समझो। अब निम्नलिखित उपबंधों के तहत को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है। ये तो कौन कौन से हैं जो हमने देखे? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और इसकी प्रक्रिया। अब की निर्वाचन इसलिए दिया क्योंकि हमारा देश है गणतंत्रात्मक देश है, और वो हमारे निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसी की वजह से होता है। तो इसलिए अगर इस व्यवस्था को हम परिवर्तित कर देते हैं तो इससे तो हमारा जो गणतंत्र व्यवस्था है वो सभी परिवर्तित हो जाएगी। तो इसके लिए ना साधारण बहुमत से नहीं, उससे करा जाएगा विशेष बहुमत से। जो साधारण बहुमत से कर देंगे तो इससे फिर सारे हमारे पॉलिटी का मतलब ही क्या रहेगा? दूसरा, केंद्र और राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार। अब शक्तियों का आपको बताइए, जो हमारे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो केंद्र और राज्य सरकारें होती है ना, इसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और प्रतिबंध कैसे लगाए गए हैं? मौलिक अधिकारों की वजह से। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो परिवर्तन है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये प्रतिबंध लगाते हैं। अब आप ही समझो कि अगर इनकी शक्तियों को साधारण बहुमत से हम बढ़ा दें, ये खुद ही बढ़ा लें, तो कितने शक्तिशाली हो जाएंगे। तो बेचारे मौलिक अधिकार भी कुछ नहीं कर पाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इनकी शक्तियों में अगर विस्तार करना है तो आपको इसका विस्तार विशेष बहुमत से करना होगा। नहीं तो कोई सी भी सरकार आ जाएगी और अपने आप को शक्तिशाली कर लेगी और फिर राज करेगी और सब कुछ हटा हटा देगी। तो ये सारी चीज़ें सोची गई थी। अब तीसरा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। अगर इसमें भी आपको करना है, क्योंकि ये उससे संबंधित है। अब आपको पता है कि जो विधायिका होती है, विधायिका में से कार्यपालिका निकलती है। अब ये दोनों आपस में मिल गए तो उच्चतम न्यायालय तो अलग रह गया ना। अगर इसी में ही वो साधारण बहुमत से परिवर्तन कर देंगे तो कोई सा भी वो कानून बनाएगी, विधायिका बनाएगी और कार्यपालिका उसे लागू कर देगी, तो उच्चतम न्यायालय तो देखता रह जाएगा। तो इसलिए अगर उसकी शक्तियाँ कम हो जाएंगी तो ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। जो चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम होगा वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए इसकी शक्तियों में अगर परिवर्तन करना है तो विशेष बहुमत से करना पड़ेगा, और इसमें राज्यों की भी सहभागिता होनी चाहिए, क्योंकि राज्य भी तो इसमें देखेंगे, राज्य भी तो भागीदार होंगे। मैंने बीच में पहले राज्य का नहीं बोला तो इसलिए आप समझ जाना, उसमें राज्यों का भी भागीदारी है। फिर है केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। तो ये विधायी शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के बीच दोनों के संबंध में, यहाँ पर भी दोनों से संबंधित है। अब नेक्स्ट है वस्तु और सेवा कर परिषद। जितनी भी परिषद होती है इसमें भी अगर आपको परिवर्तन करना है तो राज्यों की सहमति आपको चाहिए। फिर 7वीं अनुसूची से संबंध कोई विषय। अब देखो वहाँ पर कौन सा था? दूसरी, 5वीं और 6ठी था का? दूसरी थी, चौथे नंबर पे दूसरी, फिर 5वीं और 6ठी, और यहाँ पर कौन सी है? 7वीं अनुसूची। तो ध्यान रखना। अब क्योंकि 7वीं अनुसूची खुद ही 3 विषयों से संबंधित है तो इसलिए इसमें अगर परिवर्तन करना है तो राज्यों की भी सहमति चाहिए। फिर है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। जो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व है उसमें परिवर्तन करना है तो भी राज्यों से आपको साधारण बहुमत से पास कराना होगा। फिर है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया। अगर खुद ही संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है और उसकी जो प्रक्रिया है, खुद आर्टिकल 368 अगर उसमें भी खुद भी करना है तो उसमें भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? राज्यों की जरूरत पड़ेगी। तो ये बात इसमें कही गई है। अब हम इसे खत्म करने वाले हैं। संशोधन प्रक्रिया की आलोचना। इसमें आलोचना देखते हैं। वैसे ये प्री में तो शायद पूछा नहीं जाएगा, पता नहीं पेपर कैसा आ जाए, लेकिन पढ़ना है आपको। लेकिन मेंस में तो इसमें से आता ही आता है। तो आलोचकों ने संविधान संशोधन प्रक्रिया, पूरी जितनी प्रक्रिया है, कि निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की है। अब संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे कि संवैधानिक सभा, जैसे कि अमेरिका में है, या संवैधानिक परिषद, ये तो कोई उपबंध नहीं है। संसद को
सांविधीय शक्ति व्यापक रूप से प्राप्त है कुछ मामलों में राज्य विधानमंडलों को। तो ये बता रहा है कि भाई अगर आप संविधान संशोधन कर रहे हो ना, तो आपको कोई ऐसी संस्था लेकर के आओ जो उसमें संशोधन कर सके। सिर्फ संसद को ही शक्ति मत सौंप दो, संसद तो ऐसे कुछ भी कर सकती है। लेकिन अब खुद ही आप देखो, इसका आप औचित्य ये बता सकते हो कि इतने साल हो गए हैं, 70 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ ऐसा ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ ना, तो आगे भी नहीं होगा। समझे, मतलब गारंटी नहीं है आगे भी नहीं होगा, लेकिन आप खुद ही सोचो, जैसे इतिहास चलता आता है, हम पीछे को देखते हैं और आगे की भविष्यवाणी करते हैं, तो नहीं होगा ऐसा, क्योंकि संसद पे भी नियंत्रण रहता है, चेक एंड बैलेंस, सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण रहता है, और उसकी खुद की शक्तियों में कम करने के लिए तो पहले से ही आपको राज्यों की सहमति चाहिए। और राज्य अगर दलगत राजनीति देखोगे तो वो राज्य पहले से ही मना कर देंगे। उन्हें पता चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट गया तो हमारी राजनीति भी चली जाएगी, क्योंकि उन पर भी केंद्र सरकार की जो पार्टी है वहीं पर वो दूसरी वो भी पार्टी आ जाएगी राज्य में भी। तो ये बहुत लंबा वाला चौड़ा प्रोसेस होता है जिसको ये औचित्य सिद्ध नहीं कर सकते इस वाले को, तो यह आलोचना बेकार हो गई। दूसरा, संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। ठीक है, संसद में निहित है, जो पहले वाला बोल रहा है। इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक या संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकता। यहाँ भी संसद इसे या तो पारित कर सकती है या नहीं, या इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। बस ये बोले कि जो राज्य विधानमंडल है वो, ये जो राज्य विधान परिषद है वो इसके निर्माण में कोई भी, मतलब उसमें बता रहे को कोई भी इसकी शक्तियाँ नहीं है, अभी नहीं है, क्योंकि वो राज्य हो, और राज्य तो पूरे भारत का हो। अगर इनमें भी शक्तियाँ दे दी तो ये भी परिवर्तन कर देंगे कि भाई नहीं, हम तो अलग हो रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होगा, और ये व्यवहारिक भी नहीं होगा। तो आप इसका औचित्य बता सकते हो कि भाई ये गलत सिद्ध हो जाता है। अब तीसरा है, संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। वो तो है ही, संसद अकेले ही विशेष कर सकती है। ठीक कह रहा है, सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति भी आवश्यक होती है, वह भी उसमें से आधे की, जबकि अमेरिका में यह 3/4 राज्यों के द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। अब देखो, जब आपको ये क्वेश्चन है ना, दो तरीके से आ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका और भारत में कैसे है, तो इस प्रक्रिया को बताओ, अंतर बताओ। तो इसमें ना ये सारा ही आपको लिखना है, ये जो आलोचना वाला है ना, इस सभी में आपको लिखना है कि अमेरिका में इस तरीके से है और भारत में इस तरीके से है। तो ये सब में अमेरिका लिखा हुआ है, देखो। और प्रश्न यहीं से बनता है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई दूसरा दे देगा। और अमेरिका अगर कोई अध्यक्षात्मक प्रणाली होगी वहाँ से कोई भी ले ले, तो भी आप अमेरिका के बदले उस देश का नाम लिख दो, सब चीज़ यही आएगा। नेक्स्ट है, संविधान ने राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की है। जो हमने देखा था, इसमें कोई समय सीमा नहीं है। वह इस मुद्दे पर मौन है कि अपनी संस्तुति के बाद क्या राज्य इसे वापस ले सकता है। तो ये थोड़ा सा है, इसे आप देख सकते हो। अब किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो, अगर गतिरोध होता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी तरफ एक साधारण विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। इसलिए है क्योंकि भाई गतिरोध हो गया तो इसका मतलब है ना कि वो सही नहीं है। अगर घर में अगर 5 लोग रह रहे हैं, समझ लो, अगर, तो उसमें अगर गतिरोध, एक डिसीजन लिया जा रहा है, अगर पांचों में अगर किसी में 2 में गतिरोध हो जाए तो इसका मतलब ये हो ना डिसीजन बेकार है। एक गतिरोध हो रहा है तो अब तुम कुछ भी कर लो, कैसे ही मना लो, नहीं हो पाएगा, यानी गलत है तो गलत है। इसलिए ये वाला चीज़ अपनाई गई है कि भाई गतिरोध हो गया तो इसकी संयुक्त बैठक में क्या करोगे तुम। ठीक है, अब दोनों ही सहमत नहीं है तो दोनों को सहमत होना जरूरी है। दोनों का सहमत है कि 100% ये भी मान रहा है कि ये सही है और दूसरा भी मान रहा है कि 100% सही है, तभी तो 100% मिलेगा, तभी ये सही है। ये सही है कि गतिरोध के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अब नेक्स्ट है, संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान है, केवल विशेष बहुमत वाले मामले के अतिरिक्त संविधान संशोधन विधेयक को संसद से उसी तरह पारित कराया जा सकता है जैसे साधारण विधेयक। तो इसमें क्या दिक्कत हो गई, ये कह रहा है कि विधानमंडल प्रक्रिया जैसी है। हाँ, तो वो तो प्रक्रिया ही है, प्रक्रिया तो कैसी भी हो। स्कूल की, अब आईएएस की जो परीक्षा होती है वो भी एक प्रक्रिया है, वो भी तो स्कूल जैसी प्रक्रिया होती है। स्कूल में जा करके बैठते हैं, पेपर होता है, और इस प्रक्रिया में कौन सा वो हो रहा है, कमी है, ये भी सही है। तो प्रक्रिया होती है ना, यानी आलोचना वाले भी कुछ भी बोलते रहते हैं। अब नेक्स्ट है, संविधान संशोधन से संबंध व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है। क्यों भाई, कह रहे हैं ये नए न्यायपालिकाओं को संदर्भित करने के व्यापक अवसर होते हैं, न्यायपालिकाओं को संदर्भित करने के व्यापक अवसर होते हैं। तो सही तो है, ये इसमें अपर्याप्त कहाँ है। अगर वो कुछ गलत करेंगे तो न्यायपालिका तो हस्तक्षेप करेगी ना, तो ये भी गलत सिद्ध हो जाता है। तो ये सब आलोचना है, आलोचना का आपको जवाब देना आना चाहिए। आप जब ब्रॉड टॉपिक पर अगर समझ बनेगी ना, तब आप आराम से उसको देख पाओगे कि भाई ये कैसा बोला जा रहा है। क्योंकि आपको सिर्फ आलोचना नहीं बतानी, समालोचना बतानी है, यानी आलोचना के साथ आपको है ना उसको उत्तर भी देना है कि ये कहाँ तक इसे सही है और कहाँ तक आप इसको सही मानते हो और कहाँ तक आपको इसको सुधारने के विचार दे सकते हो।
आप आगे देखते हैं, इन कमियों के बावजूद यह नकारा नहीं जा सकता कि प्रक्रिया साधारण व सरल है और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार है। जो प्रक्रिया है वो क्या है? आवश्यकता के अनुसार है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि उसे सत्तारूढ़ पार्टी अपने हिसाब से परिवर्तित करा ले, और ना ही इसे इतना कठोर होना चाहिए कि आवश्यक परिवर्तनों को भी स्वीकार ना कर पाए। ये चीज़ें जो मैं आपको पूरी वीडियो में बताता जा रहा हूँ। अब केसी वियर, अब ये ध्यान रख लेना, केसी वियर ये पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं। केसी वियर ने ठीक ही कहा है कि लचीलेपन व जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है। ठीक है। इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा है कि हम इस संविधान को इतना ठोस बनाना चाहते हैं जितना स्थायी हम इसे बना सकते हैं, यानी इतना ठोस बनाना चाहते हैं जितना इसे बना सकते हैं। और संविधान में कुछ भी स्थायी नहीं है, संविधान में वैसा कुछ भी स्थायी नहीं है, क्योंकि इसे चेंज किया जा सकता है, लेकिन हमें इसे ठोस बनाना है। अब इसमें कुछ लचीलेपन होना चाहिए। यदि आप संविधान को कठोर और स्थायी बनाते हैं तो आप राष्ट्र की प्रगति को रोकते हैं। सही बात है। अगर आप इसे बिल्कुल ही कठोर बना दोगे और स्थायी कर दोगे तो स्थायित्व का नियम, जड़त्व का नियम तो वैसे ही घातक होता है। परिवर्तन तो समाज का विकास के लिए जरूरी होता है। अब इसी तरह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में महसूस किया कि सभा ने इस संविधान पर किसी अंतिम और भ्रमित मोहर लगाने से स्वयं को दूर रखा है। ऐसा उसने कनाडा की तरह लोगों को संविधान संशोधन का अधिकार ना देने अथवा अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह असाधारण नियमों व शर्तों को पूरा करने के बाद संशोधन प्रक्रिया से स्वयं को दूर रखकर किया है, बल्कि संविधान संशोधन हेतु सरल प्रक्रिया बनाई है। अब है केसी वियर ने क्या बोला है कि भारत के संविधान में विभिन्न प्रकार के संशोधन प्रक्रिया के प्रशंसक हैं। वे कहते हैं कि संशोधन व्यवस्था में यह व्यवस्था जो विविधता है वो बुद्धिमत्तापूर्ण लेकिन मुश्किल से ही मिलने वाली है। ठीक है, बुद्धिमत्तापूर्ण है और वो मुश्किल से ही मिलने वाली है। और ग्रीनविल ऑस्टिन है, ये क्या कहते हैं, संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध करती है कि यह संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है, यद्यपि यह बहुत जटिल है, ये काफ़ी विविध गुण वाला भी है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया था कि आलोचनाओं के साथ समालोचना देना। बस ये हमारा होता है पार्ट ख़त्म। अब हम देखेंगे संविधान की मूल संरचना। आधे घंटे में आपका एक लेसन ख़त्म हो गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपना प्यार दिखाना, और इस पॉलिटी वाले चैप्टर कह रहा हूँ, पॉलिटी वाले चैनल से जुड़ना। ठीक है, और शेयर करना, अपने दोस्तों को भी बोलना। मैं इसी तरह से दूसरा चैनल भी लेकर के आऊँगा जहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट का ही होगा, हिस्ट्री वगैरह का। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।